तो अपने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का धुआंधार रिवीजन करेंगे, ठीक है, 5 मार्क पक्का कर ले। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, व्हाट इज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का क्या मतलब? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एक इकोसिस्टम है जिसमें इसमें पीपीटी का कंबाइंड कहता है, यानी एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एक इकोसिस्टम है जिसमें पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी को कंबाइंड किया जाता है। ओके, अब बिजनेस नंबर 2 क्वेश्चन, बिजनेस एप्लीकेशन की कैटेगरी बताओ, बिजनेस एप्लीकेशन की कैटेगरी बताओ। तो बिजनेस एप्लीकेशन की कैटेगरी 3 प्रकार की है। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, स्मॉल ईआरपी एप्लीकेशन। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, एग्जांपल बता देता हूँ। पैकेज सॉफ्टवेयर में टैली और क्विक बुक्स, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, टैली या क्विक बुक्स, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी लगाती है, जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस करती है वो वाली कंपनी यूज है। स्मॉल ईआरपी कौन सी कंपनी जो स्मॉल टू मीडियम बिजनेस करती है वो स्मॉल ईआरपी यूज है। स्मॉल ईआरपी के एग्जाम्पल है टैली ईआरपी, शेप बिजनेस वन, फोकस्ड ईआरपी, ठीक है। स्मॉल ईआरपी के एग्जांपल बताओ, टैली ईआरपी फोकस्ड ईआरपी और सेप बिजनेस वन, ठीक है। ईआरपी एप्लीकेशन कौन सी फर्म यूज लेती है, ईआरपी एप्लीकेशन कौन सी फर्म यूज लेती है, जो मीडियम टू लार्ज कंपनीज है वो। इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे ईआरपी एप्लीकेशन के, सैप ईसीसी और ओरेकल, ठीक है। अब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के लेयर्स, लेकिन इससे पहले तो ये बता दे रियल टाइम इन्वायरमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स। रियल टाइम इन्वायरमेंट यानी हाथों हाथ ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाते हैं। रियल टाइम मतलब हाथों हाथ जो ट्रांजेक्शन करो वो प्रोसेस हो जाए, मतलब रियल टाइम इन्वायरमेंट यानी ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली आईपीआर हो जाती है, यानी ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली इनिशिएट प्रोसीड्स एंड रिकॉल्स हो जाती है, आईपीआर हो जाती है, ठीक है। रियल टाइम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स है अचमेन अच से आ जाएगा हार्डवेयर, अम से मिडलवेयर, ए से एप्लीकेशन और अन से नेटवर्क। हार्डवेयर में क्या एग्जांपल क्या होगा, सर्वर, मिडलवेयर का वेब सर्वर, एप्लीकेशन का ईआरपी, नेटवर्क का लैन वेन, ठीक है। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के लेयर्स, अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के लेयर पूछ ले तो जो रियल टाइम इन्वायरमेंट का पहले वाला और लास्ट वाला था वो तो आ ही जाएगा। पहले वाला था हार्डवेयर, लास्ट वाला था नेटवर्क, तो ये दोनों तो आ ही जाएंगे कि इसमें ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट के लेयर में। इसके अलावा डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, और एक आ जाएगा इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट लैंडस्केप, यानी इन्वायरमेंट लैंडस्केप आ जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट लैंडस्केप आ जाएगा। एक बार ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट के लेयर बता दूं क्या, यस, हार्डवेयर, नेटवर्क, ठीक है, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और इन्वायरमेंट लैंडस्केप। अब पूछे कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा। तो जब भी अंडरस्टैंड नाम आ जाए ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, जब भी अंडरस्टैंड नाम आ जाए तो तुझे क्या लिखना है, तुझे ये बातें लिखना है। कौन सी, सिप एप्लीकेशन रिस्क को कम करती है। अगर सिप एप्लीकेशन करेंगे तो वो रिस्क को कम कर देगी। सिप एस आई पी क्या हो जाएगा कि, और ये ऑडिटर ने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते समय ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस देखेगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स की डिटेल देख लेगा, पॉलिसी प्रोसीजर प्रोसेस जो फॉलो किया वो देख लेगा, एप्लीकेशन जो यूज किया वो देख लेगा, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल देख लेगा। यानी एसआईपी एप्लीकेशन रिस्क को कम करता है, सिप एप्लीकेशन रिस्क को कम करता है। सिप स्ट्रक्चरर, आई फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पी फॉर पॉलिसीज, एप्लीकेशन नहीं है, रिस्क है ये, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन हो रहा है क्या कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ऑडिट की 3 अप्रोच है। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ऑडिट की कितनी अप्रोच है, 3। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन। पहला प्लानिंग कर, देन में एग्जीक्यूट कर, देन में कंप्लीट कर। ओके, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के ऑडिट साइकिल के प्रत्येक फेस के कंसीडरेशन, यानी जब भी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कंसीडरेशन पूछ ले तो तुझे ये वाले देने, कौन से वाले, ये वाले क्या क्या, आईटी सिस्टम में 2 बातें, कौन सी, आईटी सिस्टम का यूज, आईटी सिस्टम के यूज से अराइज होने वाले रिस्क, देन 2 कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल और प्रिवेंटिव कंट्रोल, देन 2 कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल। एंटिटी लेवल कंट्रोल में क्या आएगा, आईटी गवर्नेंस को समझना, प्रिवेंटिव कंट्रोल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देन टेस्टिंग अपन ये क्या करेंगे, जब टेस्ट देते हैं तो रिजल्ट आता है, रिपोर्ट्स, वो अपने को एक रिपोर्ट्स बना के देते हैं, ठीक है। तो जब टेस्टिंग करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, यानी टेस्टिंग फेस के दौरान है ना, रिजल्ट्स और रिपोर्ट की टेस्टिंग। ओके, लास्ट में आएगा कंप्लीशन स्टेज में अपन डेफिशिएंसीज का मूल्यांकन कर लेंगे, बस यही है कंसीडरेशन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के। इंटरनल कंट्रोल ईआरपी के अंदर ही आता है, यानी ईआरएम एक ब्रोडर सब्जेक्ट है, इंटरनल कंट्रोल नहीं, ईआरएम रोही पार्ट है, ठीक है।
ERM का मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट कौन सा है? रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब रैप के कंसीडरेशन, अगर रैप के कंसीडरेशन पूछ ले तो कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। रैप के कंसीडरेशन पूछ ले तो रैप यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जो रिस्क को असेस करते समय ना अपने डेटा मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, एंड रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, केपी को डिफाइन करके रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। असेसमेंट क्राइटेरिया के बेस पर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। असेसमेंट क्राइटेरिया लगा रिस्क ना आइडेंटिफाई कर ला, एंड बेंचमार्क सेट कर रिस्क ना असेस एपेटाइट और स्कोर करा, ठीक है। अब रेप का प्रोसेस स्टेप फेस साइकिल कुछ भी पूछ ले, रेप के कंसिडरेशन के अलावा और कुछ भी पूछ ले तो ये वाला दिया है, कौन सा दिया? रोज आना, दिया रोज आना, दिया रोज आना, दिया ये डी से आ जाएगा डिफाइन करना, आई से आइडेंटिफाई करना। डिफाइन क्या करेंगे? बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई क्या करेंगे? ऐसे इवेंट जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव ने अफेक्ट कर सके, ऐसे इवेंट आइडेंटिफाई करा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव ने अफेक्ट कर सके। एवं आज असेस और आर आ जाए रिस्पॉन्स और ए वापस आ जाए असेस। तो ए से क्या आ जाएगा? असेस। असेस क्या करेंगे? लाइक्लीहुड इम्पैक्ट और एसेस रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। और आर से क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स देंगे। ओके। और अब एक क्वेश्चन और है दूसरा, कौन सा? कि आईटी रिस्क को असेस करते समय ऑडिटर को क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने हैं? जब अपने आईटी रिस्क को असेस करे, आईटी रिस्क का मूल्यांकन करे तो अपने को क्या क्या देखना है? एक तो एंटिटी लेवल एस्पेक्ट देख ले, दूसरा देख ले कि अगर कोई अपने आईटी प्रोसेस में कोई रिस्क तो नहीं है ना। तीसरा देख ले कि ए प्रत्येक लेयर में आईटी रिस्क है क्या कौन नहीं, प्रत्येक लेयर में आईटी रिस्क है क्या कौन नहीं, आईटी प्रोसेस में रिस्क देख ले। क्योंकि आईटी रिस्क को मूल्यांकन करना सो ए में अपन आईटी रिस्क देख ला और आईटी प्रोसेस में रिस्क देख ला। क्योंकि अपन था आईटी रिस्क को अपन मूल्यांकन करना तो अपन कहीं देखा ए में, मतलब ए में आईटी रिस्क देख ला और आईटी प्रोसेस में आईटी रिस्क देख ला, ठीक है। अब आईटी रिस्क ना मीटर गए कम करना लिया नहीं, किस किस कंट्रोल लगा सका? जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल वो थी जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल क्या है? क्योंकि जनरल है यानी इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन रिलेटेड है, एप्लीकेशन सपोर्ट भी करे। देख एकदम ईजी, 3 बातें हैं जनरल आईटी कंट्रोल में। 3 बातें कहीं ये जनरल आईटी कंट्रोल कहीं में क्योंकि जनरल है तो बहुत सारी एप्लीकेशन रिलेटेड, वो एप्लीकेशन है काम है सपोर्ट भी करे, एप्लीकेशन है बार एप्लीकेशन सपोर्ट भी करे, और इन प्रिवेंटिव इनडायरेक्ट कंट्रोल भी के बाद, ठीक है। कॉमन जनरल आईटी कंट्रोल कौन कौन से? कॉमन जनरल आईटी कंट्रोल कौन कौन से? पंदाज। कॉमन जनरल आईटी कंट्रोल कौन कौन से? पंदाज मतलब प्रोग्राम चेंज, पी फॉर प्रोग्राम चेंज, ए फॉर अब कोई सिक्योरिटी असेस करते वो भी जनरल कंट्रोल में आ जाएगा। एंड फॉर नेटवर्क, डी फॉर डेटा सेंटर, ए फॉर एप्लीकेशन सिस्टम, फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करना? एक्वायर। एंड अगर अपने एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक्वायर करते तो वो भी जनरल आईटी कंट्रोल में आ जाएगा। नेटवर्क डेटा सेंटर भी इसमें आ जाएगा जनरल आईटी कंट्रोल में। अगर सिक्योरिटी तो असेस करते हैं वो भी जनरल आईटी कंट्रोल में आएगा, और प्रोग्राम को चेंज करते हैं वो भी जनरल आईटी कंट्रोल में आएगा। अब आता है एप्लीकेशन कंट्रोल, वो चीज एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या क्या आएगा? एप्लीकेशन कंट्रोल में है ना ऑटोमेटेड मैनुअल कंट्रोल दोनों शामिल होते हैं, और ये प्रिवेंटिव के साथ साथ डिटेक्टिव भी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑटोमेटेड एप्लीकेशन है, एग्जांपल देता है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन एग्जांपल देता है। तो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कहीं है? जब भी आप ऑटोमेटेड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप कहीं करना, आप देखा वो रेंज में है कौन, अगर रेंज में नहीं है एडिट करना, देन भी फॉर्मेट चेक कर ला, देन भी रीजनेबलनेस देख ला, ठीक है, देन सीक्वेंस एंड लिमिट देख ला, अगर फाइनली देख ला कहीं की जो मैनेजरी देता फील्ड मतलब मैनेजरी को भी काम वो भरियो को बन भरियो या कौन भरियो वो देखना, ठीक है। अब आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है, उसमें 2 बातें कौन सी है? मैनुअल कंट्रोल होता है सोर्स डाटा की रिलायबिलिटी पर डिपेंड है, क्योंकि डिपेंडेंट कंट्रोल सो डिपेंड होगा किस पर? सोर्स डाटा की रिलायबिलिटी पर, और यह मैनुअल कंट्रोल है। जनरल आईटी कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल में अगर पूछ ले डिफरेंस मतलब वैसे आईटी कंट्रोल तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये जनरल आईटी कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एंटिटी लेवल कंट्रोल पूछ ले तो एंटिटी लेवल मतलब एंटिटी के लेवल पे कंट्रोल, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल जो एक कंपनी के और कि ऑल लेवल पर ऑपरेट हो, ऐसा कंट्रोल जो कंपनी के ऑल लेवल पर ऑपरेट हो। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल को अब मैं ईएलसी बोलूंगा। ईएलसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ईएलसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ईएलसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंटिटी लेवल कंट्रोल, चूंकि एंटिटी लेवल कंट्रोल है यानी ये ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का बिरो पार्ट है, मतलब ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का बिरो पार्ट है, क्योंकि एंटिटी लेवल कंट्रोल है इट वाज तो एंटिटी लेवल इट वाज तो कंट्रोल फ्रेमवर्क को पार्ट है, इट वाज तो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क पार्ट है, और सब्जेक्टिव और प्रिविलेज कंट्रोल और सब्जेक्टिव है एंड प्रिविलेज कंट्रोल के रूप में जाना जाता है इसको। और ईएलसी 2 प्रकार की है। ईएलसी 2
डायरेक्ट ईएलसी, इनडायरेक्ट ईएलसी। डायरेक्ट ईएलसी क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा इनडायरेक्ट ईएलसी। इनडायरेक्ट ईएलसी में उसकी उल्टी कर देना डायरेक्ट ईएलसी क्या होता है कि हाई लेवल पर ऑपरेट होता है, हाई लेवल पर ऑपरेट होता है या बिजनेस या ट्रांजैक्शन लेवल पर कार्य करता है ताकि मिस स्टेट में प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर सका। जबकि इनडायरेक्ट ईएलसी क्या होता है कि यह ट्रांजैक्शन या बिजनेस से रिलेशन नहीं होता है, सो ये मिस स्टेट प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, एचआर पॉलिसी। जबकि डायरेक्ट ईएलसी का एग्जाम्पल क्या है, बीपीआर। ऑडिटर एक कंपनी की विस्टल ब्लोअर पॉलिसी को कैसे अंडरस्टैंड इवेल्युएट करेगा। तो विस्टल ब्लोअर पॉलिसी डब्ल्यूपीपी, तो ऑडिटर पहले देखे क्या डब्ल्यूपीपी है तो क्या वो अप्रूव कराई गई है। ठीक है, अब 3 एम्प्लॉय, अगर सभी एम्प्लॉय ने कम्युनिकेट करी है, एम्प्लॉय के बारे में अवेयर है कि डब्ल्यूपीपी के बारे में, और पॉलिसी एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग दी है कि पॉलिसी समझने वास्ते है। क्या कंपनी इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करती है, क्या नॉन कंप्लायंस है तो बिन क्या डील करी मॉनिटर। अगर कंपनी पॉलिसी इफेक्टिवनेस ने मॉनिटर करी तो बिन पतो चाल नॉन कंप्लायंस को क्या डील करना है। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिसिस कच्चा डेटा पक्का डेटा, कच्चा बादाम पक्का बादाम, कच्चा डेटा पक्का डेटा। मतलब डेटा एनालिटिक्स क्या है कि पीटीटी प्रोसेस टूल टेक्निक्स का यूज करके रॉ सिस्टम डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना ही डेटा एनालिटिक्स है। यानी कच्चा डेटा पक्का डेटा बनाना वो डेटा एनालिसिस है। और डेटा में यूज किया डेटा एनालिसिस तकनीक ना केट का केट और मतलब डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट किन किन में यूज ले सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट किन किन में यूज ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कन्वर्टेबल पीआरईएफ प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस में यूज ले सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में नॉन से क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एनालिसिस में इसका यूज ले सकते हैं। कन्वर्टेबल यानी सी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल टेस्टिंग, अगर कंट्रोल का टेस्ट करना है तो भी इसका यूज ले सकते हैं। पीआरईएफ से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्राइम, अगर प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स करना है तो इसका यूज ले सकते हैं। अगर रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, और ई से हो जाएगा डेफिशिएंसीज का इवैल्यूएशन, अगर डेफिशिएंसीज का मूल्यांकन करना है तो भी, इवैल्यूएशन करना है तो भी इसका यूज ले सकते हैं। किसका, डेटा एनालिटिक्स का। अब गेट के स्टेप्स या बेनिफिट या प्रोसेस बताओ, अगर गेट का कुछ भी पूछ ले तो ये बता रहा है, क्योंकि गेट अपने को पता है क्या है कि एक ऑडिटिंग तकनीक है। सो ये पहले बिजनेस को समझेगा, देन ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा, देन डेटा का फॉर्मेट आइडेंटिफाई करेगा, इन डेटा का डेटा ने एक्सट्रैक्ट करी, जगह एक्सट्रैक्ट करिया डेटा बाद वैलिडिटी चेक करी, जगह डेटा एक्सट्रैक्ट करिया फिर एक्यूरेसी वेरीफाई करी, देन जगह डेटा मिल गया वहाँ पर क्राइटेरिया अप्लाई कर ले, जो भी रिजल्ट मिल जाए सो अब भी रिजल्ट पर वैलिडेट कर ले। अब रिजल्ट मिल जाए, क्राइटेरिया अप्लाई करता है, रिजल्ट मिल जाए, बाद रिजल्ट ना वैलिडेट कर ले, रिजल्ट कंक्लूजन दे दे। ठीक है, यानी रिजल्ट एंड कंक्लूजन खत्म, ये तो ही है।